तो तीसरी पीढ़ी की कांग्रेसी हूँ। ये आतुरता का अगर कोई चेहरा होता तो वो ऐसा होता। आज जैसा भाजपा की प्रवक्ता का चेहरा है, आतुरता का चेहरा बिल्कुल ऐसा दिखता ही नहीं है नेशनल प्रेसिडेंट बनाने के लिए, जो आपके जैसे 3 पीढ़ियों से आए। क्यों भाई महिमा सिंह को क्यों नहीं बनाया? पर महिमा सिंह का इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि उनकी सारी की सारी एनर्जी राधिका खेड़ा के चरित्र पे, राधिका खेड़ा के चेहरे पे। अरे मैडम, मैं नाक नक्शा गिनवाने लग गई तो इस डिबेट से रोती भी जाएंगी। नहीं जानते कि उनके नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर, जिसको दिल्ली से उन्हें विधानसभा की टिकट दी, जो राष्ट्रीय नेशनल सेक्रेटरी रही यूथ कांग्रेस की, नेशनल सोशल मीडिया हेड रही, और राहुल गांधी अध्यक्ष होते हुए उसे नहीं जानते थे। तो यही बात है कि क्यों उनको पपुआ कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बहुत ही ज़बरदस्त, धमाकेदार और बहुत ही मज़ेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों, राहुल गांधी जी का कुछ ना कुछ ब्लंडर चलते रहता है, आपको पता ही है। अब राहुल गांधी जी ने एक और ब्लंडर चल दिया और राहुल गांधी जी ने ये कहा है कि महाराष्ट्र चुनाव जो कांग्रेस बुरी तरह हारी है उसमें बीजेपी ने फिक्सिंग किया था और फिक्सिंग के जरिए ही बीजेपी महाराष्ट्र का चुनाव जीती थी। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पर यह डिबेट भी हो रही है। डिबेट में आप देखोगे दोस्तों, जो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता आई है महिमा सिंह, दोस्तों इनका कुछ अलग ही चल रहा है। ये पता नहीं कौन सा माल फूक के आई है और इनका कहना है कि जो पहलगाम अटैक हुआ है वो बीजेपी ने करवाया है क्योंकि बीजेपी को वो सत्ता चाहिए, बीजेपी वोट के लिए ये सब करती है और जो बिहार का इलेक्शन आने वाला है बीजेपी उसको नज़र में रखकर ऐसा कर रही है। इनडायरेक्टली उनका यही कहना था। इस डिबेट में देखकर आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, राधिका खेड़ा जी, इन्होंने पता नहीं क्या ऐसा खुन्नस पाल के रखा है राहुल गांधी जी पर। राहुल गांधी जी और उनकी आई हुई चमची महिमा सिंह को तो जबरदस्त रगड़ा ही रगड़ा और ऑपरेशन सिंदूर पर लेकर कांग्रेस को भी बहुत जबरदस्त लताड़ा है। दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही मजेदार डिबेट वीडियो है। राधिका खेड़ा जी ने तो दोस्तों बहुत ही गजब काम कर दिया इस डिबेट में। वो आप देखोगे तो आपको अच्छा ही लगेगा, मजा भी आएगा। तो वो इंटरेस्टिंग डिबेट वीडियो है दोस्तों, पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। महिमा जी, ऐसा है ना, देखिए आपको भी पता है, हम इस पर पहले भी दर्जनों डिबेट कर चुके हैं। अब जाहिर है लोग सोचेंगे कि आप ये महाराष्ट्र का, इतने महीने हो गए, अब तो साल होने को आ जाएगा, आप ये बिहार चुनाव से पहले और कुछ नहीं, सिर्फ बहाना बना रहे, क्योंकि बिहार में आपकी हार तय है, इसीलिए महाराष्ट्र को उठाकर आप बस अभी से आपने एक एक्सक्यूज ले लिया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप महिमा जी। ये तो जो है, कहने वाले बहुत सारी चीजें कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लेकिन बिहार चुनाव से पहले तो बहुत सारी बातें हो ही रही हैं, आप जानते हैं। वो तो इस सरकार का तरीका ही है प्रोपेगेंडा क्रिएट करना। बहुत सारे सवाल पहलगाम हमले को लेकर के खड़े हुए हैं, उनके उत्तर नहीं मिलते हैं। बिहार चुनाव से पहले ही इस तरह से एक हमला होता है, हमलावर देश के अंदर घुस आते हैं, 300 किलोमीटर अंदर आ गए। कैसे आ गए? हमारी सेनाओं ने डट कर मुकाबला किया और वो जा ही रहे थे दुश्मन को एक मुंह तोड़ जवाब देने, लेकिन वहां से ट्रंप का ट्वीट आ गया। तो इसलिए ये सारे सवाल जो खड़े हुए हैं मानक जी, बिहार चुनाव और महाराष्ट्र चुनाव के बीच में ही सिर्फ पैरेलल्स मत देखिए आप। सुना आप पिछले 11 साल में और एक मिनट, क्या आप ये आरोप लगा रही हैं कि ये भी कैसा इत्तेफाक है कि बिहार चुनाव से पहले पहलगाम हमला हुआ है? क्या आपको भी इसकी टाइमिंग पर आपको शक है क्या? मैंने तो ये कहा ना मानक जी कि इस सरकार का प्रोपेगेंडे खड़े करने का एक बड़ा अजीबोगरीब तरीका है और वो आज से नहीं रहा, दशकों से रहा है। मैं जो कह रही हूं, बड़ा स्पष्ट कह रही हूं कि आरोपी जो हैं, जो आतंकवादी हैं इस देश के अंदर, 300 किलोमीटर सीमा के अंदर घुस आए। 18 महीनों से वो आतंकी खुले घूम रहे थे। पुंछ में हमला किया, गांधरबल में हमला किया, आपको याद होगा रियासी में 9 जून 1 साल होने को आया है, शपथ ग्रहण हो रहा था और शाम में वहां पर जो है जो यात्री जा रहे थे उनकी बस पर हमला किया गया, जो कि तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। तो इन आतंकियों को खुला कौन घूमने दे रहा है? ओके, क्या सरकार ने यह हमला या किसी ने सरकार की तरफ से यह हमला करवाया, यह आरोप तो नहीं है ना आपका? साले में चप्पल मारूंगा। एडिडास की है 4000 रुपया की। एक बयान मुझे शंकराचार्य जी का याद आ रहा है। उन्होंने कहा था अभी मुक्तेश्वर आनंद जी ने कि भाई आप जल्दी जो है आरोपी वो तय कीजिए, वरना ऐसा कहा जाएगा कि आपने अपने फायदे के लिए ये हमला करवाया। ये देखिए, तमाम जितने भी लोग जिनके मन में सवाल हैं और सवाल अनुत्तरित हैं, वो तो बात शंकराचार्य जी के बयान से करते हैं। हाल ही में मानक जी, शंकराचार्य ने यह कहा कि राहुल गांधी हिंदू धर्म पे दबा है और उनको हिंदू धर्म से निकाल देना चाहिए। तो जब ये शंकराचार्य के एक बयान को सही मानते हैं तो तुरंत
इनको ये मान लेना चाहिए कि हिंदू धर्म के खिलाफ है राहुल गांधी और वो धब्बा है और उन्हें हिंदू धर्म से निकाल देना चाहिए अगर वो हिंदू है। वैसे तो वो टेक्निकली हिंदू नहीं है, लेकिन शंकराचार्य कह रहे हैं तो उनकी बात ऊपर रखते हैं। जैसे ही उनकी बात ऊपर रख रही है तो इनको ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि वो हिंदुओं के खिलाफ है, शंकराचार्य के वो भी शब्द है। अब केस स्टडी की बात करी महिमा जी, बिल्कुल राहुल गांधी जैसी केस स्टडी तो है ही नहीं। और ये यहाँ पे किलोमीटर गिनवा रही थी, किलोमीटर कह रही है 300 किलोमीटर वो अंदर आ गए। जब मुंबई में हमला हुआ था 26/11 का डॉक्टर मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की सरकार में, तो 780 किलोमीटर अंदर आए थे। जब दिल्ली में हमला हुआ था लाजपत नगर में, तब 450 किलोमीटर अंदर आए थे। तब क्या कर रहे थे? सारे के सारे महीनों रह रहे थे, महीनों घूम रहे थे। और जिसके भाई के साथ मुंबई में घूम रहे थे, उनकी बहन पूजा भट्ट तो राहुल गांधी के साथ हाथ मिला के चल रही थी भारत जोड़ो यात्रा में। तो वो रिश्ता क्या कहलाता है? लेकिन हम मुद्दे पे वापस आते हैं। तकलीफ क्या है ना मानक जी, राहुल गांधी की आदत बन चुकी है आरोप लगाओ भाग जाओ, ये उनकी राजनीति है। अच्छा। और राहुल गांधी के साथ मैंने लंबे समय तक काम किया है, तो मैं बता रही हूं उनके साथ एक प्रॉब्लम है मानक जी। कोई आके आप जाएंगे ना, उनसे बात करेंगे और कहेंगे देखिए भाई साहब मेरे पास ना ये सबूत है, ये चौकीदार चोर है। वो अगले दिन आके चौकीदार चोर है बोल देंगे बिना सोचे समझे कि क्या है क्या नहीं है। इसीलिए वो केस स्टडी है कि जो आदमी किसी के कहने से भी कुछ भी कर देता है, अपनी बुद्धि नहीं लगा पाता, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के लायक ही नहीं है। पहले देखिए चौकीदार चोर है, फिर राफेल में घोटाला है, अभी नरेंद्र सरेंडर इन्होंने शुरू किया और अब मैच फिक्सिंग का नया ड्रामा। अगर इसकी माँ का भोला चेहरा, अगर कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता आपके चैनल में बैठ के ये बात कह रही है, तो ये बहुत गंभीरता से सोचने की बात है कि राहुल गांधी ये कहते हैं कि भारत में जो हमला कराया है वो नरेंद्र मोदी जी ने कराया है, हमारी सरकार ने कराया। देखिए ना, हार की इतना डर हो गया है राहुल गांधी को। पहले कहते हैं कि ऑलरेडी धांधली हो रही है, अब कह रहे हैं कि हमने ये कराया। कुछ तो शर्म करिए। जो पार्टी का इतिहास है जवाहरलाल नेहरू का, जिन्होंने अक्साई चीन को दे दिया, जिन्होंने पीओके का इतना बड़ा हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया, जिनके नेता इंदिरा जी ने खुद कहा भुट्टो को कि लीजिए हमारी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ले लीजिए, वो तो भुट्टो ने मना कर दिया इंदिरा गांधी से टेक्नोलॉजी लेने से। उसके बाद राजीव गांधी न्यूक्लियर ट्रीटी साइन करते हैं जिसमें यह कहा जाता है हम हर कुछ महीने में ये बताएंगे कि किसकी कौन सी न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट कहां पे है। और वो आके ये बात बोल रहे हैं क्योंकि ना क्या होता है मानव जी, आपने ये सुना होगा कि जिसके अंदर जैसे जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त दिखे वैसे, तो इनके अंदर जैसी भावना रही है लगातार देश के साथ गद्दारी करने की, तो उनको लगता है कि सब इनके जैसे गद्दार हैं। और कुछ शर्म आया है? और मैं बहुत जिम्मेदारी से आपके चैनल पे बोल रही हूँ, पूरा गांधी परिवार गद्दार है, क्योंकि वो भारत की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को दे रहा था, चीन को भारत का हिस्सा दिया, पाकिस्तान को भारत का हिस्सा दिया। और आज जब सेना टॉप के घर के अंदर पाकिस्तान के जाके सब कुछ तस्तनाबूत करके आती है, तो ये कहते हैं कि ये जो अटैक हुआ था वो भी भारत की सरकार ने कराया है। इससे ज्यादा गद्दारी तो मुझे नहीं लगता कोई और कर सकता है गांधी परिवार के अलावा। अब आते हैं महाराष्ट्र पे वापस। अब महाराष्ट्र में मैच फिक्सिंग की बात हो रही है। आपको याद होगा जब ये सारी बात हुई थी, पहले भी जब आरोप लगाए थे राहुल गांधी ने, जो आके फिर कोर्ट में केस होगा तो माफी मांगेंगे। अभी तो खैर उनके ऊपर कोर्ट भी आसानी नहीं कर रहा, मानहानि का एक और केस चल रहा है जिससे वो भागते फिर रहे। इतने मानहानि के केस मुझे नहीं लगता इस देश में किसी के ऊपर होंगे जितने राहुल गांधी पे और जितनी माफिया वो मांगते हैं। सारे टाइम माफी वीर हमको कहते रहते हैं, और खुद माफी के धब्बे, चाहे उनके जयराम रमेश हो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के, वो भी माफियों की चिट्ठियां लिखते रहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये भाजपा की प्रवक्ता, भाजपा की नई प्रवक्ता का जो चेहरा है वो देखते हुए, आप भी नहीं है कांग्रेस में, का चेहरा होता है, आपको तो इतिहास ही नहीं पता। आपको तीसरी पीढ़ी की कांग्रेसी हूँ, क्या बात कर रहे हैं? ये आतुरता का अगर कोई चेहरा होता तो वो ऐसा होता। आज जैसा भाजपा की प्रवक्ता का चेहरा है, आतुरता का चेहरा बिल्कुल ऐसा दिखता। अगर आएगा मजा खेल का, बहुत मजा आएगा। अगर इनके चरित्र हनन पर आए तो कई सारे मैं चेहरे और नाक नक्शे पे आ गई ना महिमा सिंह, तो रोती भी जाऊंगी डिबेट से, याद रखना। इन जैसे लोग जो कल तक चक्कर लगाते थे 24 अकबर रोड के, छोड़िए उस पर, मैं 24 अकबर रोड पे चक्कर लगाती थी, मैं आपकी तरह गेट के बाहर नहीं खड़ी रहती थी। देखिए मानव जी, यहाँ पे तथ्यों पे बात करें, कौन सारी कहानियां अगर हम आ गए ना, मजेदार बात यह है कि जिस दिन हमने पाकिस्तान में घुस के जाके वार किया, ठीक उसी दिन 7 तारीख को 1 साल हुआ था, और पिछले महीने। और उसी दिन मैं तो बहुत खुश हुई कि उसी दिन जब मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी, उसी दिन हमने पाकिस्तान को लोहे के चने चबाए। लेकिन देखिए ना, यहाँ पे ये मेरे ऊपर लगातार कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता इतना ऑब्सेशन है मुझसे और मेरे पे। भाई आपके तो एससी विभाग के चेयरमैन जो है नेशनल, वो आम आदमी पार्टी से आए हैं। आपके जो ओबीसी विभाग के चेयरमैन है वो जनता पार्टी से आए हैं। अनऑर्गेनाइज्ड विभाग के जो नेशनल चेयरमैन है वो बीजेपी से आए हैं। खुद की पार्टी पे आपके पास तो लोग ही नहीं है नेशनल प्रेसिडेंट बनाने के लिए, जो आपके जैसे 3 पीढ़ियों से आए। क्यों भाई महिमा सिंह को क्यों नहीं बनाया? पर महिमा सिंह का इसलिए नहीं बनाया क्योंकि उनकी सारी की सारी एनर्जी राधिका खेड़ा के चरित्र पे, राधिका खेड़ा के चेहरे पे। अरे मैडम, मैं नाक नक्शा गिनवाने लग गई तो इस डिबेट से रोती भी जाएंगी। अच्छा बात नहीं है।
सवाल ये है कि आप और आपने नड्डा, अरे चुप रहिए, आपको तथ्यों के बारे में कुछ नहीं पता। 3 पीढ़ी रहकर भी अगर आपको कांग्रेस का इतिहास नहीं पढ़ा, 3 पीढ़ी रहकर भी क्या 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 छत्तीसगढ़ वाले की आप वकील हैं, मानव चाय मैं- पे चर्चा को 1 साल हो गया, please, क्या हुआ? one by one, एक-एक क्या हुआ? करके। क्या हुआ चाय छत्तीसगढ़ पे में? चर्चा को 1 साल हो गया। क्या हुआ छत्तीसगढ़ में? क्या हुआ छत्तीसगढ़ में? मानव जी जरा सुनवाइएगा, क्या हुआ छत्तीसगढ़ में? बताइए बताइए, और सोच समझ के बोलिएगा। वकील है, मैं भी वकील हूँ, एंड आई विल सी यू इन कोर्ट, सो इसलिए सोच समझ के बोलिएगा। अब बोलिए, प्लीज बोलिए, बोलिए, बोलिए क्या हुआ छत्तीसगढ़ में? बोलिए क्या हुआ छत्तीसगढ़ में? बोलिए क्या हुआ छत्तीसगढ़ में? बोलने वाले बोलिए लोग ना, क्या हुआ राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ साथ में? काम करती थी। अरे राहुल गांधी जानते भी हैं आप कौन है? राहुल गांधी मुझे नहीं जानते। ठीक है मानव जी, सारी डिबेट इस मुद्दे की है कि राहुल गांधी मुझे नहीं जानते। मुझे लगता है जो जयराम रमेश आपको इस डिपार्टमेंट में लेकर आए उनसे जाके पूछिए, और जो आपके मीडिया के हेड है पवन खेड़ा, उनसे जाके पूछिए कि राधिका खेड़ा कौन है और उनको कौन जानता है कौन नहीं। और अगर राहुल गांधी नहीं जानते कि उनकी नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर, जिसको दिल्ली से उन्हें विधानसभा की टिकट दी, जो राष्ट्रीय नेशनल सेक्रेटरी रही यूथ कांग्रेस की, नेशनल सोशल मीडिया हेड रही, और राहुल गांधी अध्यक्ष होते हुए उसे नहीं जानते थे, तो यही बात है कि क्यों उनको पपुआ कहा जाता है। बड़े खतरनाक लोग हैं। कि ऐसा नेता जो यही नहीं जानता उनके पार्टी के पदाधिकारी कौन है, वो तो ये बोलेगा कि आपके पास चेहरा नहीं हो रही है, हम बिहार हार रहे हैं। इसीलिए पार्टी की ये हालत है। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जबरदस्त धमाकेदार डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। और राधिका खेड़ा जी के लिए 2 शब्द जरूर कहते जाइएगा दोस्तों। जब से वे कांग्रेस से बीजेपी में आई है दोस्तों, वो एक मौका नहीं छोड़ती है राहुल गांधी जी को लताड़ने का। तो दोस्तों इनका बहुत बहुत क्या कहे, इनके लिए 2 शब्द तो बनता ही बनता है दोस्तों। आपको जरूर कमेंट में राधिका खेड़ा जी के लिए 2 शब्द जरूर कहना ही है। तो दोस्तों ऐसी डिबेट वीडियो देखना आपको पसंद है तो प्राइम डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।